नमस्कार। मैं जैसा कि हमारा एक चैनल है, इस पर हमने कहा था कि हम रोज़ चंबल घाटी से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा किया करेंगे। तो उसी क्रम में आज मैं कुछ चंबल घाटी से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से इतनी अच्छी जगह थी, वो किस तरह से बर्बाद हो गई। बर्बाद होने के साथ-साथ इसके पास कई बदनामियाँ इसके रहने वाले लोगों को, इस एरिया को मिली। इसके पीछे कई रीज़न हैं। एक्चुअली आपको बताना चाहूँगा कि चंबल घाटी वाला जो एरिया है, ये बहुत अच्छा एरिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले महासंत लोग, महात्मा लोग एकांत पसंद करते थे, जंगलों में जाके रहते थे। वहाँ उन्हें शांति मिलती थी। एरिया अच्छा हुआ करता था। और ये मालूम है सभी लोगों को कि चंबल की जो चंबल नदी है, इसमें हमेशा पानी पर्याप्त मात्रा में रहता होगा, और जैसा कि आज भी उपलब्ध है। इसमें सभी तरह के जीव जंतु, मगर, घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुए, मछलियाँ इसमें उपलब्ध हैं। अच्छी तरह से उनकी ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा इसके दोनों तरफ ये जो जंगल है, उसमें तमाम तरह के शिकारियों के शिकार करने के बावजूद भी अभी भी बहुत मात्रा में वहाँ पर जीव जंतु उपलब्ध हैं। शायद उत्तर भारत की मैं बताता हूँ कि किसी भी नदी की घाटी में इतने जीव जंतु और इतनी वनस्पति नहीं होगी। तो आखिर इसमें ये 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 चंबल वाला एरिया बर्बाद क्यों हो गया? इसकी ये बर्बाद क्यों हो गया, बदनाम क्यों हो गया कि आज हम लोग कहीं भी बात होती है तो चंबल के डाकू, चंबल के बदमाश, चंबल का एरिया, यहाँ लोग आने से थर-थर काँपते थे अभी तक, और हालाँकि अभी भी काँपते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न इसके पीछे कई हैं, जो हमें समझ में आ रहे हैं। उन रीज़नों में, उन कारणों में नंबर 1 ये है कि जैसे ही करीब 200 साल पहले तक ये चंबल वाला एरिया था, इसमें जब तक सीधी कंट्रोल हुआ करता था ये राजाओं के द्वारा। जब राजाओं के द्वारा कंट्रोल हुआ करता था तो यहाँ पर भाईचारे की भावना थी, और राजा लोग डायरेक्ट संपर्क में आते थे, पब्लिक की संपर्क में आते थे, और उन लोग और पब्लिक की बात सुनते थे। तो पब्लिक के जो ग्रीवेंसेस थे, जो कष्ट थे, वो दूर कर दिए हो जाया करते थे। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत में यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ। जब ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ तो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर प्रॉपर ध्यान नहीं देती थी, आती भी नहीं थी, और ब्यूरोक्रेट्स थे, उन लोगों ने अपने एजेंट बना रखे थे, जिनको हम दलाल कह सकते हैं। वो उन्हीं के थ्रू यहाँ पर जो प्रशासन था, शासन था, उसको चलाते थे, और पूरा भ्रष्टाचार था। और भ्रष्टाचार ऐसा था कि जिसमें गरीब की कोई नहीं सुनता था। जब गरीब की कोई बात नहीं सुनता था तो उसमें गरीब आदमी के पास और कोई प्रशासन सुनता नहीं था, और सरकार नेताओं के पास या कई राजाओं के पास सीधा उनका लिंक नहीं था उनके पहुंचने का। तो वो खुद अपना डिसीजन लेते थे, और बगावत के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता था। तो इसलिए वो बागी बन गए थे। आज मैं बता दूं आपको कि जिनको हम लोग डकैत कहते हैं, वो डकैत नहीं थे, वो सब बागी थे।
और आप देखें जाके, अगर पता करें जाके उनके वंशजों से, गांव वालों से, आस पड़ोस के लोगों से, तो जितने जो लोग बागी बने थे वे सब परिस्थितिवश बने थे। उनके पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो वो बागी बन गए। फिर क्या है कि बड़े लोग हैं कोई, उन लोगों ने इस बागियों का कमर्शलाइजेशन कर दिया, कम उद्योगीकरण। औद्योगिकरण से मतलब ये था कि उनको बदनाम करते थे और बाहर अपहरण में मदद करते थे। एक्चुअली ज़्यादातर अपहरण जो हुए हैं ये बागी लोग नहीं करते थे, ये कुछ और ही लोग करते थे जो वहाँ से अपहरण करके बागियों को हैंड ओवर कर देते थे और उनसे उनको बताते थे, पूरा डिटेलिंग करते थे उनकी कि इतने पैसे इससे मिल जाएंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे, तुम इतने पैसे इनसे ले लो। तो वे एज ए ऑपरेशन कुछ और लोगों के हाथ में हुआ करता था। फिर क्या हुआ कि अपनी जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं उन्हें बहुत अच्छा अपनी पब्लिसिटी के लिए एक किसी समय में, आज से 60-70 साल पहले ग्लैमर हुआ करता था मार धाड़ का, डकैतों का। तो फिल्मी दुनिया वालों ने इनको बागी न कह के इनको डकैत घोषित कर दिया, डाकू, जबकि डाकू नहीं थे, ये बागी थे। तो उन्होंने इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया, छवि धूमिल की, एरिया की छवि धूमिल की, इनकी छवि धूमिल की, और हम लोग इसे समझ नहीं सके। नहीं तो ये बताइए, फिल्मी दुनिया में जो दिखाया जाता है वो शायद 10% के से ज़्यादा सत्य नहीं है और सब असत्य है। फिर यहाँ पर हमारी जो पुलिस प्रशासन था उसकी भी ढिलाई थी और उसके पीछे भी कई छिपे हुए उनके स्वार्थ हुआ करते थे। लोग नहीं सोचते थे कि यहाँ पर बागी लोग ख़त्म हो, क्योंकि बागी लोगों ख़त्म होते ही कुछ लोगों की को आर्थिक नुकसान होता था, उनकी आर्थिक नुकसान होता था और भी कई तरह के नुकसान होते थे जो किस तरह के हो सकते हैं कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उनकी भी मंशा नहीं थी कि यहाँ से बागी लोग ख़त्म हो, वो इनको बढ़ाते ही रहते थे। हालांकि कुछ लोग पुलिस प्रशासन के लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन बढ़ावा देते थे। कई जगह तो ये पता लगा कि ये एक तरह का ठेका दे देते थे कि तुम्हें इतना क्राइम करना है, अगर क्राइम नहीं करोगे तो हम तुमको अंदर कर देंगे। इस तरह की बातें हुआ करती थी। और ये चंबल वाला एरिया इतना बदनाम हो चुका था कि इसमें कई बड़े नेता भी आने से डरते थे, ये भी आने से डरते थे कि भाई वहाँ जाएंगे तो कोई दुर्घटना हो सकती है। तो भाई ऐसा है कि उनका भी डर लाजिमी था, उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। दूसरा क्या है कि वहाँ पर एक पोलराइजेशन हुआ। इस एरिया में जितने बड़े एजुकेटेड लोग थे, बड़े बड़े सरकारी नौकरियों में थे, IAS PCS ऑफिसर वगैरह थे, उन लोगों ने यहाँ से पलायन शुरू कर दिया, जिसमें अपने कई गांव हैं जहाँ से बड़े ऑफिसर थे, कमतरी, चंद्रपुरा, होलीपुरा, यहाँ पर कई बड़े IAS ऑफिसर थे, IPS ऑफिसर थे, IFS थे। उन्होंने इस एरिया को छोड़ दिया डर की वजह से। अदरवाइज़ क्या है कि इस तरह के लोग यहाँ पर रहते तो यहाँ पर कुछ सुधार होता, तो उन्होंने भी छोड़ दिया, वो भी डरने लगे। यहाँ के जितने जो संपन्न लोग थे उन्होंने गांव को छोड़ के दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे और जगह चले गए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि एक वही स्कूल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। एजुकेशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी, कुछ थोड़ी बहुत थी, ना के बराबर। तो एक एजुकेशन ना होना वो भी झगड़े की जड़ था, लोगों को पता ही नहीं हुआ करता था
कि कहाँ जाके अपनी शिकायत बताएं तो उसका समाधान होगा। तो इस तरह का ये लगातार सिलसिला चलता रहा, तो जिस वजह से एरिया बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया। बदनाम होने के साथ साथ बर्बाद हो गया, और वो कई बार बहुत गिलानी होती है कि हम को किस तरह से लोगों ने बर्बाद किया। पहले तो आप सभी लोगों से अब यही गुजारिश है कि अब हम आपके सामने चंबल घाटी का जो एरिया है, इसकी कुछ बातें आपकी नोटिस में लाने की कोशिश किया करेंगे, जिससे इस एरिया की छवि बदले। और आप सभी लोगों से गुजारिश ये भी है कि एक बार अब चंबल वाला एरिया है, ये उतना ख़तरनाक अब नहीं रहा है। यहाँ पर पर्यटन काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। आप इस एरिया में आप ज़रूर आएँ, यहाँ पर आके देखें। यहाँ पर चंबल नदी है, उसमें कई तरह के जीव जंतु, जलीय जीव जंतु हैं, और उसके जंगल में चिड़िया, हिरन, बारहसिंगा, तमाम तरह के जीव जंतु हैं। वनस्पति है, उसको आकर के देखें। पर्यटन आके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एरिया बहुत बढ़िया है। और आने वाले लोगों से और भी लोगों को बताएं कि एरिया बहुत अच्छा है। साथ ही हमारा शासन से गुजारिश है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोज़गार के साधन नहीं है, तो एजुकेशन नहीं है, तो एजुकेशन के को बढ़ावा दें। खास करके बाह तहसील है जो चंबल और जमुना के बीच में है, तो इसमें एजुकेशन का प्रबंध करवाने की, हायर एजुकेशन की प्रबंध करवाने की कोशिश करें। हो सके, यहाँ से आगरा बहुत दूर है, करीब 90 किलोमीटर के आसपास है, तो बाह में जो फैसिलिटी, जो प्रशासन आगरा में बैठता है, उसको उसकी ड्यूटी लगाएं कि वो कम से कम हफ्ते में 1 दिन बाह पर बैठे। हालांकि कुछ विद्वान लोग बाह को जिला बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप जिला बनाने में अगर आप सहयोग नहीं दे सकते, तो कम से कम उसको वहाँ पर मशीनरी, सरकारी मशीनरी जिसकी ज़रूरत होती है, उसको एक बार हफ्ते में कम से कम 1 बार बाह पर बिठाने की कोशिश करें। और कभी आपसे जितने इससे चंबल घाटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो लोग आके कम से कम इस एरिया पर ध्यान दें। यहाँ पर रोज़गार के साधनों को भी उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम लोगों की छवि है वो अच्छी बने, आर्थिक कंडीशन बढ़िया रहे। क्योंकि जैसे ही एजुकेशन और अच्छी हो जाती है, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, तो जो कुछ थोड़ा बहुत क्राइम होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग बहुत, इस एरिया के लोग बहुत सभ्य हैं, समझदार हैं, और उतने ख़राब भी नहीं जितना दिखाया जा रहा है। तो धन्यवाद कि आप हमारी बात को ध्यान में रखेंगे और इस एरिया को घूमेंगे आकर, आगे इसके बारे में और लोगों को बताएंगे कि ये एरिया बहुत अच्छा है। तो इस पे क्या नाम, हम लोगों की चर्चा होती रहेगी। हम यहाँ की कुछ दृश्य आपको दिखाया करेंगे, कुछ यहाँ की कहानियाँ बताया, यहाँ की जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उनका भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।